बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे या नहीं, सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत से मुतल्लिक दोनों जानिब से इस वक्त मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने आज इतवार के दिन मुआहदे पर दस्तखत होने का कहा है, जबकि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा भी मुस्तरद कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप मुलाहिजा करें, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे पर इतवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मुतवक्के हैं। ताहम तेहरान की जानिब से अभी हतमी मंजूरी का अमल जारी है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल पैगाम में कहा कि मुआहदा कल दस्तखत होने वाला है और इसके फौरन बाद अबनाए हुर्मुज़ तमाम जहाज़ों के लिए खोल दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब है, अगरचे बाज़ तकनीकी और दाखिली मुशावरत के मराइल अभी बाकी हैं। बाद इज़ां ट्रंप ने भी इराक़ची के बयान को मुस्बत करार देते हुए शेयर किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ा बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का हतमी मतन तय पा चुका है और पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने लिखा कि अमन आज जितना करीब है पहले कभी नहीं था। अगर मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं तो इसके तहत अबनाए हुर्मुज़ की बहाली, जंगबंदी में तोसी, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर 60 रोज़ा मुज़ाकरात और बाज़ इक़्तिसादी इक़दामात शामिल हो सकते हैं। तमाम ईरानी हुकाम के बाज़ हल्के अब भी मज़ीद गौर-व-ग़ौज़ के हक़ में हैं, जिसके बायस मुआहदे के हतमी ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। ये मुआहदा खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम पेशरफ़्त तस्वुर किया जा रहा है और आलमी सिफारती हल्के इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं और इस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, और साथ ही सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, शुरू में आपसे करूँगा, बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। इस वक्त आपके नज़दीक असल तस्वीर क्या है? देखें, एक तो 47 साल पुराना ये मसला है और फिर मैंने हमेशा हर फोरम पे कहा है कि स्ट्रक्चरल एनिमिटी दोनों के दरमियान में नजर आती है, जहां पे बयानिए, इदारे, नजरिए और फेक वो मुख्तलिफ है और फिर साथ में बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं। तो लिहाजा इस मुआहदे के बारे में तो खुद अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को बयान करते नजर आ रहे हैं कि कई मौके मिले जहां पे अमेरिका और ईरान ने उन मौकों को जाया किया कि मुआहदा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंट जो एफर्ट्स हैं और पाकिस्तान का गिव अप नहीं करना है, उसकी वजह से आज ये मुआहदा बहुत करीब आ चुका है दस्तखत होने के। इसके अलावा एक और जो मसला है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसमें गालिबन एक आध कोई शिक ऐसी है जिस पे ईरानी चाहते हैं कि उनको रिवाइज किया जाए या उस पर फर्दर उसकी जो टोन है या लैंग्वेज है उसको तब्दील किया जाए। अब ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मुआहदा हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज मुआहदे के अंदर जो दोनों ममालिक के मफादात हैं उसमें रिफ्लेक्ट होते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका का ये कहना कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, इनरिच यूरेनियम को डाउनग्रेड करेगा, ईरान ने तस्लीम कर लिया है। और ईरान का ये कहना कि इनरिच यूरेनियम को हम ईरान से बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन ईरान के अंदर होगा, तो अमेरिका ने उसे तस्लीम कर लिया है। अमेरिका की डिमांड के बगैर टोल के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आप खोल दें, तो ईरान ने तस्लीम कर लिया है। और ईरान की डिमांड के आप जो हमारे फ्रीज एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज कर दें, तो किस्तवार वो डीफ्रीज हो जाएंगे। उसकी $3 बिलियन की यूएई की तरफ से एक ट्रेंच मिल भी चुकी है। और फिर इसके अलावा ये कि लेबनान के अंदर जंग बंदी होनी चाहिए, अमेरिकन ने वो तस्लीम कर दी है। ईरान का ये कहना कि हमारे जो ऊपर सैंक्शंस हैं ऑयल की तरसील में, वो 60 दिनों के लिए उठा लिए जाएं, वो उठा लिए जाएंगे। अलबत्ता अमेरिका ने कहा कि बाकी मादा जो पाबंदियां हैं वो आपकी कारकर्दगी और आपका जो परफॉर्मेंस है मुआहदे के अंदर जो हतमी तौर पे होगा उस पे मुनहसर होगा। तो मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के इस पोजीशन में है कि वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंसेस हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं,
और जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनको इस मुआहदे के जरिए से वो एड्रेस कर सकते हैं। और अगेन आई वुड से द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर, जिन्होंने रात दिन कोशिश की, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या हो रहा है ये? एक तरफ वाशिंगटन मुआहदे की बात कर रहा है, दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है कि अभी तक हतमी मुआहदा नहीं हुआ। हम कल भी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे अनासिर अब भी मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि मुआहदा हो। अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बैकडोर चीज़ें चल रही हैं? आज की पोजीशन ये है कि इजरायली फोर्सेस ने बैरूत के अंदर फिर हमला किया, और उसको देखें, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर बैरूत पे हमला होता है तो वो रिटेलिएट करेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि इजरायली फोर्सेस ने बैरूत पे हमला करने से पहले सेंटकॉम को इन्फॉर्म भी किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि ईरान के अंदर है, और वो ये है कि विद इन ईरान जो नारे लग रहे हैं डेथ टू कॉम्प्रोमाइजर्स, जिससे मेन तासुर ये जा रहा है कि जो अरागची साहब हैं उनको कहा जा रहा है कि रिज़ाइन करो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हो। तो ये भी एक डेवलपमेंट है कि डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है, जो लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ईरान के अंदर भी हमने हमेशा ये बात की है कि तकसीम है, या ये समझा जा रहा है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है वो डील ना की जाए। तो मुझे लगता है कि कई चेहरे ऐसे हो सकते हैं विद इन ईरान जो समझते होंगे कि हाँ जी, जो डिप्लोमेट्स हैं इनकी कुर्बानी दे दी जाए, लेकिन अवाम को डोमेस्टिकली हम इंगेज करके रखें। क्योंकि देखें, असल गेम तो ये होती है कि आपने लोगों की सपोर्ट मुसलसल कैसे जी, आपने डील भी करनी है और लोगों की सपोर्ट भी जीतनी है। डील करेंगे तो लोगों, क्योंकि आपने लोगों अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता भी निकालेंगे बाहर निकलने का, तो वो अवाम नहीं बाहर निकलने देगी आपको। तो आपने ये चीज़ें मैनेज करनी है। तो वहाँ पे भी मसला है। अमेरिका जो है वो ज़ाहिर बात है देख रहा है इजराइल को। यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि काफ़ी देर से, कम से कम 15 दिन से ये सिचुएशन है कि अमेरिकन्स बिल्कुल तैयार हैं डील करने के लिए। कभी मसला ईरान की तरफ से अभी हो रहा है, जैसे डोमेस्टिक प्रेशर है। इजराइल की तरफ से तो वैसे ही वो तो वायलेशन कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो बातें हो रही हैं वो शायद हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं तो फिर हम शायद कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अदरवाइज़ मुश्किल है, क्योंकि इतना कोई मुनासिब एनवायरनमेंट नहीं लग रहा कि एक तरफ आज अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने हैं तो कुछ घंटे पहले बैरूत पे हमले हो रहे हैं। मेरा ख्याल है इजराइलीज इसको सैबोटेज करना चाहते हैं। तो अब देखते ये हैं कि अमेरिकन क्या रोक पाते हैं इजराइलियों को कि नहीं। अच्छा डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, अभी डॉक्टर चीमा साहब ने कहा कि बैरूत पर हमले हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में ईरान जो है वो अमेरिका के तरफ डील के तरफ आएगा अमेरिका के साथ? और दूसरा, अभी उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ईरान के अंदर से एक बार फिर आवाज़ें उठने लगी हैं। हमने जंग से पहले भी देखा कि जिस तरह से ईरान के अंदर फसादात उठे और ईरानी हुकूमत की जानिब से, वहाँ की मौजूदा हुकूमत की जानिब से उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखें, हुकूमत में जब आप होते हैं तो ये पावर गेम होती है, और इस तरह की सिचुएशन में कुछ खिलाड़ी ऐसे जरूर होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पास अल्टीमेट पावर आ जाए, और ईरान के अंदर ये तासुर मौजूद है। ये जो माइंडसेट की, जिस तरह डॉक्टर कमर चीमा ने बात फरमाई, ये माइंडसेट आज का नहीं है। इसके पीछे 47 साल हैं। अमेरिका का जो माइंडसेट है, इजराइल का जो माइंडसेट है, उसके पीछे भी 47 साल हैं। तो इसको ओवरकम करने में वक्त लगेगा। दूसरी बात ये कि ईरान को इससे बहुत बड़ा फायदा है। बिलफर्ज अगर अमेरिका में 4% इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ईरान के स्टेट बैंक के मुताबिक 50% इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ी है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, ये बुनियादी डिमांड है ईरान की अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए। उनके लिए जरूरी है, अगर पाबंदियां हटती हैं तो वो आजादाना तौर पे तेल और गैस की तरसील कर पाएंगे, और फिर उनकी जो तजारत है वो भी फरोग पाएगी। और फिर इसके साथ साथ उसके अंदर तो ये स्ट्रक्चर भी तय हुआ है कि ईरान के अंदर $300 बिलियन के जो डैमेजेस हुए हैं, और वो एक खास तरतीब के जरिए से, एक मुआहदे के जरिए से ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए अदा करेगा अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी। जहां तक मामला इजराइल का है, देखें, इजराइल का जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और वो बदकिस्मती से इंडियंस की भी है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है
कि हमें जंग चाहिए किसी भी सूरत में। वो वो इसलिए उनको जंग चाहिए, उन्हें इसलिए जंग चाहिए कि वो समझते हैं कि जंग की वजह से इंटरनली वो स्ट्रांग होंगे और जंग की वजह से वो बैरूनी तौर पे अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो लिहाजा वो हमेशा चाहते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, अभी हम ईरान के अंदर से आवाज़ें उठने का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो इसराइल है उसके अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। उनकी अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये मुआहदा होता है तो इस मुआहदे के नतीजे में जो इसराइल और अमेरिका चेज़ करना चाहता था, हासिल करना चाहता था, उसमें उसने तो हासिल नहीं किया। देखें बात यह है कि आपने ईरान पे हमला भी किया इजराइल ने, ठीक है, एक नहीं दो दो दफा किए। आपने वहां पे डोमेस्टिक अपराइजिंग भी करवाने की कोशिश की, आपने अमेरिका को भी साथ मिलाया, सारा कुछ आपने किया। आपने आयतुल्ला साहब की असैसिनेशन भी करवाई। और मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि इजराइल ने और उस वक्त अमेरिका ने ये इसलिए किया था ताकि ईरान को परमानेंट एनिमी रखा जाए, ताकि ईरानी जो अवाम है उनके अंदर नफ़रत रहे, रजीम के अंदर नफ़रत रहे इज़राइल के ख़िलाफ़, ईरान एक दुश्मन रहे, ताकि वो ग्रेटर इज़राइल या जो कुछ वो मिडल ईस्ट में करना चाहते हैं वो ईरान को दिखा के करते रहें। तो वो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन तक वो चीज़ें लेके गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे जो चाहते थे अचीव नहीं हुआ, तो अब आप कैसे कर सकते हैं? अब उसका हल क्या है? परमानेंट जंग। मतलब इज़राइल की जो इकोनॉमी है, वो तो ठीक है, आप तो अमेरिकन्स पे डिपेंडेंट हैं कि अमेरिका आपको एड देगा, सारा कुछ कर लेगा। और विदिन भी इज़राइल भी तो लोग बुरा भला कह रहे हैं इनको। तो ये नेतन्याहू को तो जंग सूट करती है। पहले आप देखें, गज़ा के अंदर उसने 4 साल लगाए, तबाह कर दिया सारा। फिर उसने पिछले साल से ईरान के अंदर था और वो पिछले साल से लगा हुआ था कि मैं ईरान के साथ ना कुछ ऐसा मज़ीद करूँ, और वो अमेरिकन्स को कन्विंस कर रहा था और वो कन्विंस करने में कामयाब हो गया। और ये फिर उसने 4 महीने लगाए। जब ये उसको पता चला बंद होने वाली हो रही है, जी। उसने बैरूत पे हमले कर दिए। अब वो तो जंग चाहता ही चाहता है, और वो उसको पता है कि मैंने जैसे जंग बंद की, मैंने जेल में जाना है, मेरे खिलाफ केसेस हैं। ट्रम्प साहब इज़राइल के अंदर आके माफिया जो है वो मंगवा रहे थे कि माफ़ कर दें नेतन्याहू को, इसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें। तो क्या-क्या कुछ नहीं वो कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग तो बंद होनी है, क्योंकि देखें जब ईरान ने इज़राइल पे हमला किया था तो फ़ौरन ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि भाई आप ना ईरान पे हमला कीजिएगा। तो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। अब नेतन्याहू को पता है कि डील होने के करीब है, वो फिर स्पॉइल कर रहे हैं। वो स्पॉइलर है बेसिकली। आप देखिए ना, आपको पता हो कि आज घंटे के बाद साइन होने वाले हैं, उसने बैरूत पे हमला कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको अमेरिकन ही रोक सकते हैं और वो रोक लेंगे। इस वक्त हमें डॉक्टर मुनव्वर सैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड समरे सालिक सीनियर दिफाई तजज़ियाकार है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा डॉक्टर मुनव्वर सैन साहब, अभी हम जैसे कि डॉक्टर चीमा साहब ने भी जिक्र किया कि बैरूत पर हमले जारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में ईरान डील की तरफ आएगा? क्योंकि ईरान की शर्त ही ये थी कि तमाम मुहाज़ों पर जंग रुकनी चाहिए। नहीं, ईरान को भी ये समझना होगा और समझते भी होंगे कि ईरान के खिलाफ इजराइल हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैं इजराइल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उनकी पूरी पॉलिटिकल क्लास, उनकी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर इसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे जो नफ्ताली बेनेट अपोजिशन लीडर है, जिसने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो भी एक नए जंग के नक्शे खींच रहे हैं तुर्की और मिस्र के खिलाफ। तो वो जंग चाहते हैं, जिस तरह चीमा साहब ने भी कहा, उनको जंग उनके मफाद में है। वो अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, अमेरिका की हमदर्दियां बटोरना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी सियासत का रुख ही जंग पे रखा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से ये सिलसिला हमें नजर आ रहा है, तो ईरान को ये समझना होगा। मेजर जनरल समरे साहब चूंकि उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनरल साहब, ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि स्पाइलिंग के बावजूद कंसिस्टेंटली अनथक मेहनत के नतीजे में ये दोनों ममालिक कम अज कम MOU पे साइन करने के लिए तैयार हो गए। अब इस सारे मामले में आपको चैलेंजेस क्या नजर आते हैं, जिसके लिए अभी से ईरान को भी, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी और खित्ते के ममालिक को भी तैयार रहना चाहिए,
ताकि इस MOU को इंटैक्ट रख सकें? डॉक्टर मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, कुछ रियलिटीज़ हैं जो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान इमर्ज हुआ एज एन एजेंट ऑफ पीस, और हमने बहुत एफर्ट की है, और किसी भी लड़ाई में एज ए मीडिएटर बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज दोनों साइड्स की अपनी अपनी, हमें इस सिचुएशन में देखा कि दोनों साइड की बड़ी रिजिड स्टांसेस थे। उसमें से रास्ता निकालना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक सफारती कामयाबी है। 2025 में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने अपना असली लोहा बनवाया, और 2026 में ये जो डील होने जा रही है इसके तहत पाकिस्तान ने अपना सफारती लोहा बनवाया। सो बहुत बड़ी कामयाबी है। चैलेंजेस जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये मेरे से पहले जो एनालिस्ट थे उन्होंने जिक्र किया है कि लड़ाई जो है वो नेतन्याहू पर्टिकुलरली एज एन इंडिविजुअल उसके इंटरेस्ट में है। ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अगर जंग बंद होती है तो नेतन्याहू की छुट्टी हो जाएगी, और चूंकि जंग ने बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया, ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए, और इजराइल जो है वो इसको दोनों अभी इस वक्त इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे जो उनके साथ इस जंग में जो जिस सिचुएशन पे वो पहुंचे हैं। अभी इस वक्त क्लियरली नज़र आ रहा है, पहले भी इसी तरीके से था कि इजराइल जो है वो US की जो डिज़ायर्स हैं उनको बालाए ताक रख के अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। वेयर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने जाके हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बातचीत की, और जो एक मेन कंडीशन है ईरान की कि लेबनान के फ्रंट के ऊपर भी सीज फायर होना चाहिए, उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन नेतन्याहू मेरे नज़दीक वो ग्लोबल बुली है जिसको वेस्ट ने क्रिएट किया, लेकिन अब वो वेस्ट के कंट्रोल में भी नहीं रहा। सो इस सिचुएशन में नेतन्याहू सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो नेतन्याहू हिमसेल्फ है, इजराइल है, जो कि नहीं चाहेगा कि ये पीस डील किसी इसकी कोई रेजोल्यूशन हो। सो एज ए मीडिएटर पाकिस्तान के लिए यही चैलेंज है कि दोनों पार्टीज को इस बात पे कन्विंस करना कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है जंग रोकना। बाकी ये जो छोटी मोटी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इस पीस डील के बाद मिडिल ईस्ट में एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, वो आई थिंक एक अनरियलिस्टिक कंक्लूजन होगा। सो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो चलते रहेंगे, उनको कतई नज़र उनको साइड पे रख के बड़े ऑब्जेक्टिव की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी अमेरिका को ये प्रिवेल करना पड़ेगा इसराइल के ऊपर कि वो बजाय इसके कि जो रेजोल्यूशन हो रही है उसको स्पाइल करने की बजाय अपने जो है ना वो अपनी सिंसेरिटी और उसको वो डिस्प्ले करे। और मेरा ख्याल है कि जैसे चीमा साहब ने कहा कि अमेरिका इसको कंट्रोल कर लेगा। चीमा साहब, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं, जनरल साहब ने जिस तरह फरमाया कि इजराइल को भी ये समझना होगा, उनकी GDP भी तकरीबन 20% से ज्यादा सुकड़ चुकी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन DC के अंदर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर पल्स क्या चल रही है? बिकॉज मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनकन्वेंशनल लीडर हैं, और वो ईरान को जो ऑफर कर सकते हैं वो कोई और लीडर ऑफर नहीं कर सकता, और नवंबर के बाद इन प्रेसिडेंट ट्रंप की भी पोजीशन नहीं रहेगी। और मैं ये भी समझता हूं साथ में कि अगर ट्रंप साहब नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ मिलना चाहते हैं, प्यूटन के साथ डील कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जी के साथ कर सकते हैं, तो ईरान के साथ भी कर सकते हैं। तो क्या ये अजम्पशन ठीक है या वॉशिंगटन DC में कुछ और चल रहा है? देखिए, मुझे वैसे मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन की एक डिवाइड है, और डेमोक्रेट्स ने थोड़ी सख्त पोजीशन ली एटलीस्ट बोलने की हद तक कुछ देर, लेकिन जब एक वक्त आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो वो भी खामोश हो जाते हैं, अपने आप को टोन डाउन कर लेते हैं ताकि वो उनकी पोजीशन इस तरह की ना लगे कि वो कोई बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन क्रिटिसिज्म तो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो डील करना चाहते हैं इजराइल को टेक्निकली, बिकॉज उनको घर में भी क्वेश्चन उनके ऊपर लग सकता है, यानी कि किसी भी सदर की या किसी की भी लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन लग सकता है अगर आप अननेसेसरी इजराइल को दीवार से लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो चाहते थे ट्रंप साहब
कि कोई ऐसी डील हो जाए जिससे ये रोज़ रोज़ इज़राइल का जो एक्सक्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए कि हमने ईरान पे हमले करने हैं, और हमारी अटेंशन भी हम इज़राइल से और मिडल ईस्ट से हट के कोई और चीज़ों की तरफ करें। ये मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है। और अब देखें, 2 ट्रम्प के होते हुए 2 दफ़ा जो हमले हुए हैं, मैं समझता हूँ ईरान के ऊपर, और फिर ये डील हो जाना, एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ जो है वो इज़राइल का ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखें, अब वो भाग रहा है, और वो कभी इधर हमले, कभी उधर हमले। तो मुझे लगता ये है कि इनको इज़राइल को टेक्निकली मैनेज करना है, और वो उसको मैनेज कर रहे हैं, और ये इज़राइल भी समझ रहा है, और इसीलिए इज़राइल अपने मिलिटरीली चीज़ें बहुत सारी कर रहा है, डिप्लोमैटिकली उनको परवाह कोई नहीं है, पॉलिटिकली उनको किसी की परवाह नहीं है, और वो समझते हैं जो कुछ अभी इस दौर में मिलिटरीली हासिल होता है, वो हासिल कर लो, बाद में फिर टेबल पे कहीं दुनिया में बैठेंगे, बात होगी तो चीज़ें देखी जाएँगी। लेकिन वही बात है कि ये इसको कौन रोकेगा? मिडल ईस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं। तो यहाँ पे तक़सीम ज़रूर मौजूद है, लेकिन कोई खुल के इतना आगे नहीं जाना चाहता इज़राइल के ख़िलाफ़ कि उसका सियासी या उसको जो बाकी नुकसानात जो हैं वो हो सकें, और सारे के सारे समझते हैं कि इसको तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि आपने उन लॉबीज़ और उन ग्रुप्स और फाइनेंसर्स और सबसे बचना है, और अपनी पोजीशन भी बरकरार रखनी है। आप भले डेमोक्रेट हों या भले रिपब्लिकन हों, ये एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन डेमोक्रेट्स थोड़े से वोकल होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी इस वक़्त इस जंग को एटलीस्ट सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली भी एक पोल में उन्होंने कहा है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो इस तरह की सिचुएशन है डॉक्टर साहब। चीमा साहब ने जो गुफ्तगू की है, क्या आप एग्री करते हैं? बिकॉज जितने सर्वेज आ रहे हैं उस सर्वेज में अवाम 60% से ज्यादा इजराइल और इस जंग के खिलाफ हैं, और अब तो वहां पे जो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मना किया गया है कि आपने इजरायली लॉबी से अगर फंडिंग की ली तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। साथ में ये भी बता दीजिएगा कि ये जो इजराइल कर रहा है क्या वो सस्टेन कर सकता है? बिकॉज जो उसके पास लेजिटिमेसी थी कि उन्हें एक रियासत चाहिए, बिकॉज हिटलर ने उनको प्रोसिक्यूट किया है। आज जब वो ईरानियों को या गजल्स को या फलस्तीनियंस को प्रोसिक्यूट करते हैं, तो क्या ये लेजिटिमेसी उनके पास रह पाएगी वेस्टर्न यूरोप में या अमेरिका में, जो मेजर सपोर्ट है, पॉलिटिकल, मोरल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मिलिट्री सपोर्ट है इजराइल की? डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कि प्री वॉर जो सिचुएशन थी जिसमें कि अब्राहम अकॉर्ड्स की बातचीत हो रही थी, मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो गई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर ली थी, तो ये जो गैर ज़रूरी जंग थी इसमें तो सबको पता है कि अमेरिका को इजराइल ने धकेला इस जंग में। और जो ये जंग शुरू हुई है, सो वन आफ्टर अनदर सीरियस सेटबैक्स हुए हैं, और अमेरिका को शुरू में नज़र आ गया था कि वो जो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वो उसके कहीं पे नज़दीक नहीं है। एंटिसिपेशन उनकी डिफरेंट थी, ऑन ग्राउंड चीज़ें जो है वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होना शुरू हो गई। अगर आप प्री वॉर को कंपेयर करें विद द सिचुएशन जो अभी है, इस वक्त जो है, अगर प्री वॉर अगर हम देखें तो नेटो जो है वो होली सोली वो अमेरिका के साथ खड़ा था। अमेरिका की सपोर्ट थी इजराइल को, और नेटो की भी सपोर्ट, मतलब है जो यूरोपियन यूनियन है उसकी भी सपोर्ट थी। आस्ता आस्ता आपने देखा कि वो सपोर्ट जो है वो डिसिपेट होना शुरू हुई। विद इन जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पे जो यूएस ने उसने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की, उसने उसके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस लूज हुआ, और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो प्लान था प्री वॉर उससे दूर होना शुरू हो गए। विद इन अमेरिका लोग बहुत वोकल हुए हैं, बल्कि यहाँ तक कि कांग्रेस ने लॉ पास कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वो लिवरेजेस नहीं होंगे कोई भी जंग वेज करने के जो पहले थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो चैलेंजेस हैं वो बड़े हैं अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी, और पीस इन मिडिल ईस्ट के लिए भी। इस सिचुएशन में इजराइल, हिटलर ने तो ये भी कहा था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो ज्यूज की वजह से होगी, और अभी आप देख रहे हैं कि कितना नज़दीक दुनिया गई उस सिचुएशन से। अल्लाह करे कि ये पीस डील हो जाए और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अवर्ट हो जाए, वरना तो ईरान ये कह चुका है कि अगर दोबारा से मेरे ऊपर अटैक होते हैं तो फिर ये जंग का जो अहाता है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा। ये आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि क्या वो जो लेजिटिमेसी जो इतने अरसे से इजराइल एंजॉय कर रहा है,
या जो उनकी एक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट उनको मिल रही है जी। वो पहले भी एरोड हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और इसके बाद वो मजीद एरोड होगी बिकॉज जिस तरीके से इजराइल अंडर द लीडरशिप ऑफ नेतन्याहू जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं, वर्चुअली दुनिया जो है वो नॉन रूल बेस्ड ठीक वर्ल्ड बन है, चुकी है। ठीक है मेजर साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब और डॉक्टर कमर चीमा के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं उन्होंने, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से एक तरफ कहा जा रहा है कि जो हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे वो पहले वाले मुआहदों से बेहतर होगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी डॉक्टर जो कमर चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये मुआहदा ठीक नहीं हो रहा है। इस मुआहदे का मतलब ये हुआ है कि जो ट्रंप है वो ईरान के आगे हथियार डाल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप कैसे इन चीज़ों को स्टैंडेबल करके सारी चीज़ों को आगे लेके चलेगा? अपोजिशन तो ये तो नहीं कहे कि ये मुआहदा बहुत बेहतर हुआ है। अगर वो कहें मुआहदा बेहतर हुआ है तो फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने जो मुआहदा किया था इसका मकसद वो सही नहीं हुआ था। हालांकि 20 महीनों की सिफारतकारी के बाद वो मुआहदा अचीव हुआ था, और जो तज्जिएकार हैं वो यही समझते हैं कि ऐसा क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ले लिया, बिकॉज जो JCPOA का मुआहदा हुआ था उसमें तकरीबन 80 टन इनरिच यूरेनियम ईरान ने हैंडओवर की थी रशिया के। तो इस दफा तो वो 450 किलो इनरिच जो यूरेनियम है वो तो हैंडओवर नहीं करे बाहर किसी को भी। लेकिन इसी तरह उधर भी सैंक्शंस के हल्के होने की बात की गई थी, और इसी तरह जो फ्रीज एसेट्स थे उनको डीप फ्रीज करने की बात की गई थी, और ईरान को आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटीग्रेट करने की बात हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी स्कोरिंग है, और ट्रंप साहब भी कहते रहेंगे, अपोजिशन भी कहती रहेगी, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो सबब बनी थी फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशंस का, जिसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक्सेप्टेबिलिटी थी इन ऑल सिविलाइजेशंस, वो इस जंग की वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ जा रही थी, वो कम से कम रुक गई है, वो मैनेज हो गई है। और जिस तरह से जनरल साहब ने बजा फरमाया था कि ये जो इजराइल है इनके बारे में कहा था हिटलर ने कि ये तीसरी अगर जंग अजीम होगी तो ये यहूदियों की वजह से होगी। डॉक्टर शाजिया ने चूंकि ज्वाइन किया, डॉक्टर शाजिया से पूछते हैं। डॉक्टर शाजिया, आप किस तरह से देखती हैं कि ये जो जंग थी ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ ले जा सकती थी? इस मुआहदे से कम ये जो क्लैश है ये मैनेज हो चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ तो ये ले जा सकती थी, लेकिन वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो बड़ा परपेचुअल है, बड़ा जो वो काफ़ी अरसे से है और वो रहेगा, वो किसी और फॉर्म एंड शेप में चला जाएगा, काइनेटिक नहीं रहेगा। तो ये सिविलाइजेशन को जो दो सिविलाइजेशंस हैं, अगर अमेरिका को हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, जो कि मैं एग्री नहीं करती, तो उस पे फिर ये तो बहुत डायरेक्ट क्लैश था, उससे तो हम रुक गए हैं। आपका बिल्कुल इसके बारे में आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट फिर भी वही है कि ये मुआहदा तो नहीं है, ना ये डील है ना मुआहदा है, ये तो MOU है, एक तफहीमी या जो है वो मफाहमती यादाश्त है। और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि हम अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो शाये ही नहीं करेंगे, और मेरे और आप जैसे लोगों के पास फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और फारस और तस्नीम जो हैं वैसे आउटलेट रह जाते हैं जो कि ना तो जो हैं वो पूरे दिखाई देते हैं ना छुपते हैं। तो वो उस आशिक की तरह जो है वो चिलमन के पीछे ही हैं, और वहाँ से वो जो उनको अगर देखें तो वो जो बातें हैं उस पे फिर हमारे जो है ऑफिशियल स्टेट लेवल पे भी, और अब्बास सराजी ने भी जो एक्स पे लिखा कि जी इस पे ज़्यादा बात ना की जाए, तो फिर वो ज़्यादा जो है एक तजस्सुस होता है, और ढूंढ ढांड के फिर कहीं ना कहीं से आप ढूंढ ही लेते हैं। तो ये एक इसको समझने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब कि ये मफाहमती यादाश्त है, एक MOU है जिसकी 60 डेज़ की वैलिडिटी है, नॉन बाइंडिंग है, कोई लीगैलिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और दोनों पार्टीज़ इसके जो जुज़ियात हैं उनको पब्लिश नहीं कर रही। जो बाहर आए हैं उनको अगर हम समझें तो दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अपने घर जाकर उनको एक विक्ट्री के तौर पे सेल करने की इसको कोशिश करेंगी। तो अब उन्हें अगर देखें तो पहले 4 पॉइंट्स को ही कि दोनों पार्टीज़ इसमें से विक्ट्री कैसे बनाएंगी, और इसमें ये चिप इन करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ के लिए विक्ट्री बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, इसकी पैकेजिंग करने में। पहले आप देख लें जी, रेड लाइन है जी, लेबनान को इंक्लूड किया जाएगा। अब ये
MOU है इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, 60 दिन के बाद जब ये बैठेंगे क्लॉज बाय क्लॉज इस पर डिस्कशंस होंगी तो फिर ही डिसाइड होगा। तो उसमें ईरानी कहेंगे देखें जी हमारी तो फतह है, हमने लेबनान को इंक्लूड करवा लिया, अमरीकी कहेंगे हमने लेबनान इंक्लूड कराया हुआ है, लेकिन इसराइल तो कल से हिब्रू मीडिया चीख रहा है कि हमारे पास अपनी सिक्योरिटी का पूरा राइट है, तो वो चीज़ चलती रहेगी। दूसरी जो शर्त है जी, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुली रहेगी। तो ईरान कहेगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बिल्कुल खुली हुई है, इस पर हम कोई टॉल नहीं ले रहे हैं, इस पे हम इन्वायरमेंटल फी ले रहे हैं। अमेरिका कहेगा देखें जी खुली हुई है, हमने टॉल वहाँ से हटवा दिया है। जहाँ तक फ्रोज़न एसेट्स हैं तो ईरान कहेगा मैंने अपने फ्रोज़न एसेट्स वापस ले लिए, अमेरिका कहेगा मैंने वापस नहीं किए, क्योंकि उन्होंने एक मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया है जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो इनको फ्रोज़न एसेट्स देगी। और जहाँ तक सैंक्शंस है तो वो अमेरिका जो है वो सेनेट से रेटिफाई कराए बगैर उनको नहीं हटा सकता। तो सैंक्शंस जो हैं वो अब ईरान पे, चाइना पे, रशिया पे, किसी भी मुल्क पे डॉलर सैंक्शंस का उतना असर ही नहीं। तो असल में ये खेल ये है कि पाकिस्तान इसके अंदर, मैं सल्यूट करती हूँ पाकिस्तान में उन दिमागों को कि अगर जो इस नतीजे तक और इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं कि दो ममालिक जो दोनों कहते हैं कि हम इस मैदान से फातेह के तौर पे बाहर जाना चाहते हैं वरना हम नहीं जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे, और आपने उन दोनों को कोई एक ऐसा ग्राउंड दे दिया है कि दोनों ही फातेह बन जाओ और बस निकलो यहाँ से और उसके बाद हमें कंसोलिडेट करने दो, क्योंकि ये एक वॉर एंड पीस और नो वॉर नो पीस की सिचुएशन रहेगी। और ये MOU 60 दिन तो पता नहीं टिकता है या नहीं, और साइन भी इस पे सुना है कि ईरानी इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, और जो अमरीकी हैं वो शायद जिनेवा में ऑलरेडी जो हैं वो JD वैंस ने जाना है, सुनने में ये भी आ रहा है कि साइन हो भी गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली साइन इन्होंने करने हैं। और इस्लामाबाद इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। तो चले हमें इस्लामाबाद एकॉर्ड तो नहीं मिला, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल गया। तो हमारे लिए विक्ट्री एज अ पाकिस्तानी इसमें यह है कि हमने एक जंग जो है वक्ती तौर पे रुकवा कर दोनों साइड्स को एक मौका दे दिया है कि आप अब यहाँ से वापस जाएं और अपनी अगली जो हिकमत अमली है, लाए अमल है, उसको बैठ कर डिसाइड करें। हम सॉवरन कंट्रीज को जो है वो गर्दन से पकड़ के तो कुछ नहीं करवा सकते। और उसमें भी डॉक्टर साहब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा अब इस चीज़ को टोन डाउन भी करना चाहिए। और हमारी बात तो ज़ाहिर है पावर कॉरिडोर नहीं सुन रहा, लेकिन गुजारिश ये ज़रूर है कि अब हम थोड़े से पीछे हट जाएं। इससे आगे जब ये मराहिल में जाएगा, जब ये मुआहदे और डील की तरफ अगर जाता है तो फिर जब इन पॉइंट्स पे बात होनी है तो मेरा नहीं ख्याल हमें उसमें पार्टी बनने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ तक जहाँ पहुँचा दिया हमें दुनिया मान गई है, दुनिया के पास इसका कोई इलाज नहीं था। और ये जो हमने इसका तरीका जो है वो इजाद किया है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवाने का, इसको MOU बनाने का। ठीक है मैडम। डॉक्टर चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी मिनट है, समराइज कर दें, क्या लगता है आपको मुआहदा हो पाएगा या नहीं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें लार्जली देखिए टर्मिनेशन ऑफ वॉर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का खुलना इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो हैं वो तो इतने बड़े जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हों, जहाँ पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को डील साइन करते सालों लग जाएं, तो ये दिनों की बात तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ जंग बंद हो गई, जब ये प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाए, दुनिया नॉर्मल बिजनेस पे आ जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अभी भी देखें सीज फायर कब का हुआ है, 2 महीने हो रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है। तो उसके बाद भी चीज़ें जो है भी कंक्लूड हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है टाइम लगेगा। लेट्स सी क्या देखते हैं। अच्छा डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगा, कंक्लूड कर दें सारे सिनेरियो को। जी, कंक्लूजन ये है कि हमारे दरमियान में अगर आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तो जंग को मैनेज कर लिया है, दूसरा मैं कहता हूं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बचा लिया है, कम से कम वो होने नहीं पा रही है। और तीसरा ये कि जो क्योस नजर आ रहा था इंटरनेशनल ऑर्डर में, जहां इदारे, कवानीन और रिजीम काम करते नजर नहीं आ रहे थे और मेजर कोई की प्लेयर इस जंग में हाथ डालने को तैयार नहीं था, वहां पे इस क्योस को मैनेज करने में हमने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आई एग्री डॉक्टर चीमा साहिबा से कि अब हमें इसे टोन डाउन करने की जरूरत है और इसके जो डिविडेंड्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हमें क्या मिल रहे हैं,
ताकि अंदरूनी तौर पे सियासी, समाजी और माशी तौर पे हम फायदा उठा सकें। एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया मैडम डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब तो हमारे साथ मौजूद थे, जो इस प्रोग्राम के मेज़बान भी थे, और साथ ही सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।